हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 10th का है ये चैप्टर और हम इसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्स बेसिकली होते हैं वो चीज़ें जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि पेपर हो गया, रबर हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं। पेपर जो होता है वो हमें पेड़ को कटता है, जब पेड़ कटता है उससे पेपर बनता है, जिस पेपर को हम लोग यूज़ करते हैं। पेड़ को काटने को कहेंगे डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पेपर की ज़रूरत है, पेपर के बिना हमारा काम नहीं चलता है, इसीलिए ये पेड़ कटना इज़ ऑल्सो नेसेसरी। पर हमारे हाथ में जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग पेपर को कम से कम वेस्ट करें। मेरे को पता है क्लासेस में कई बच्चे हैं जो पेपर से बॉल बनाते हैं फिर एक दूसरे पे मारते हैं, वो बहुत गलत है। आप पेपर को जितना वेस्ट करोगे आप हमारे एनवायरनमेंट को उतना नुकसान पहुंचाओगे, इसीलिए कभी भी पेपर के साथ मत खेलो। पेपर का यूज़ करो, पेपर को इनफैक्ट रीयूज करो। आपकी पुरानी जो बुक्स हैं उनमें जो पेपर्स वेस्ट हो जाते हैं, जो जिनमें आप लिखते हो फिर वो पेपर वेस्ट हो जाते हैं, उन पेपर को एनवलप बनाओ। उनसे कई चीज़ें होती है जो आप यूट्यूब में, अब तो यूट्यूब है, देखो उसमें पेपर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, वो सब चीज़ें बनाओ। सो दैट्स इट। मेरा ये ख़त्म करते हैं भाषण पेपर पे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि रिसोर्सेज। तो अगर हमको पेपर चाहिए तो पेपर देखो कोई पेड़ पे लटका हुआ हमें मिलेगा नहीं, हमें पेपर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले मशीन्स जो होती है उनसे क्या कटता है, पेड़ कटता है, फिर उस पेड़ से पेपर बनता है, पूरा एक मशीन्स के थ्रू जाता है और वो पेपर बनता है। तो तब हमको पेपर जो है हमारे हाथ में आता है, कहाँ से? इन्वायरमेंट से। तो हमने यहाँ एक डेफिनेशन देखी है आप अपनी बुक में, जो कि है एनीथिंग विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उससे हमने पेड़ को काटा, हमने उस पेड़ से पेपर बनाया। टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, कल्चरली मतलब हर बच्चा, अगर हम लोग वो पेपर को यूज़ ही नहीं करे तो क्या फ़ायदा उस पेपर का। तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको वो पेपर की, हम उस रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं ना, तो द रिसोर्स शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि हमने कोई मतलब पेपर की हमें ज़रूरत नहीं लेकिन हम पेड़ काटे जा रहे, पेपर बनाए जा रहे, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। रिसोर्स वो होगा जो कल्चरली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल जो है, तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको टर्म करेंगे रिसोर्स पर। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज इकोनॉमिकली फीजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल एंड कल्चर, नहीं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक्सेसिबल मतलब जिसको ले सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं। तो इसका ये क्या होता है, ये होता है रिसोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो अगर हमको कोई, जैसे मैंने पेपर का एग्जांपल दिया, अगर हमको कोई भी चीज़ नेचर से अपने पास चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी, मैं आज टेक्नोलॉजी पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, खैर टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें मतलब होना ही पड़ता है। ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं यूज़ कर पाते कोई भी चीज़। ह्यूमन बींग्स तो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ, क्यों? क्योंकि हमें पेपर चाहिए। किसके थ्रू कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग नेचर को इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हम उससे पेपर बना रहे हैं। उस पेपर से कितने फायदे होते हैं, पेपर से नोट, पेपर से हमारी करेंसी बनती है, पेपर से हम लोग, हमारी बुक्स, हमारी नोटबुक, सब कुछ बनता है। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं ना, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज से। तो आई होप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, मेरे को लगता है आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज अज्यूम्ड बाय मेनी। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर ने बस ऐसे ही आपको दे दिया है। दे आर नॉट, वो नहीं है। क्यों? रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज।
दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। देखो मैंने वही चीज आपको एक्सप्लेन की। देखो इस चीज से आपका ये पूरा जो फर्स्ट पेज है ना, आपका पूरा पेज अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है कि अगर मुझे पेपर चाहिए तो पेपर पेड़ पे नहीं उग रहा है, मुझे पेड़ को काटना है, फिर वो मशीनरीज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू उससे पेपर बनेगा, फिर वो पेपर जो है मेरे पास आएगा। तो उसको बनाने के लिए मतलब पेपर जो रिसोर्स है, जो रिसोर्स हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, उस रिसोर्स को अपने तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और वो टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है? मैन के थ्रू आ रही है। मैनुअली मतलब हम लोग हमने तो टेक्नोलॉजी लाई है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग उस पेपर को मतलब वो रिसोर्स को जो नेचर के पास है उसको हम ह्यूमन बीइंग तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक। ये हम अब आगे पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कि जब कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, पैदा हो रही है, ओरिजिन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने सबसे पहले देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे आते हैं बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बायोटिक क्या होते हैं, देखिए अपनी बुक में कि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एस ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना। अच्छा, फ्लोरा फोना क्या हुआ? फ्लोरा हो गया हमारी जो प्लांट्स, हमारे जो ये जो प्लांट्स की स्पीशीज होती है बेसिकली ना, जैसे प्लांट्स हो गए, हमारे पेड़ हो गए, इनकी जो स्पीशीज होती है इन्हें कहते हैं फ्लोरा। फोना कहते हैं वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, जैसे जानवर जो होते हैं उनकी स्पीशीज को कहते हैं फोना। तो फिशरीज क्या होगी? जो इसमें रहती है, पानी में रहती है। फिर लाइफ स्टॉक हो गया और एक्सेट्रा। तो बायोटिक रिसोर्सेज बेसिकली वो होता है जो कि अलाइव है हमारी तरह, जैसे हम हैं, हम भी एक स्पीशी हैं। तो हमारी तरह जितने भी स्पीशीज हैं इस दुनिया में, भली वो पानी में हो, भली वो हवा में हो, तो इन सबको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फिर आते हैं एबायोटिक, विच इज नॉन लिविंग थिंग। जैसे हमारे हो गए रॉक्स हो गए, हमारे मेटल्स हो गए। तो थिंग्स विच आर कंपोज मतलब जो नॉन लिविंग है, ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रही हैं। रिमेंबर वन थिंग, किसी भी चीज को तुम एबायोटिक नहीं कह सकते, उस चीज को जो हमें नेचर से मिली, जैसे कि मेटल्स हो गए, हमारे रॉक्स हो गए, ये एबायोटिक। दो चीजें याद रखो, मेटल, रॉक्स, इजी है। अब एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो मतलब विद इन अ टाइम हो जाता है, जैसे हमारे फॉरेस्ट होते हैं। अब देखो पेड़ कटेगा तो नया पेड़ भी आ जाता है ना। हम लोग कहीं पे कोई चीज उगाते, सीड डालते हैं किसी चीज की, तो वो चीज उग जाती है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुए? द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जो इन तीनों प्रोसेस के थ्रू आराम से जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। पेड़ कटेगा तो वो फिर से, अगर हम पेड़ कटा, हमने एक जगह से पेड़ काटा, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, वहां हम एक काम करेंगे, एक हम छोटा सा पेड़ लगा देंगे, ठीक है, छोटा सा प्लांट लगाएंगे, वो बड़ा होके वापस से वो एक पेड़ बन जाएगा। तो इससे क्या होता है? ये होता है सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। तो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो आगे भी कंटिन्यूस और फ्लो में डिवाइडेड है, लेकिन हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पढ़ना है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल पे। तो दीज ऑकर मतलब इनको बहुत टाइम लगता है आने में। जैसे रिन्यूएबल जो है वो विद इन अ टाइम आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल बहुत साल लगा देते हैं। एक बार इनको निकाल दिया, जैसे हम लोगों के पास इसमें एक एग्जांपल है कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो एक बार अगर हमने इनका यूज कर लिया, हमने इनके यूज के लिए इनको निकाल दिया, नेचर से अपने पास ले लिया, तो फिर ये वापस से आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आप ये याद रखो, रिन्यूएबल इजीली हो जाते हैं, वापस रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो है वो बहुत साल लगा देते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब आपने देखा होगा फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स का एक अपना लैंड होता है जिसमें वो खेती करते हैं, कुछ वो किराए पे ले लेते हैं, लेकिन जो उनका अपना लैंड होता है वो क्या होता है? वो होती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब उसमें गेहूं उग रही है, उसमें चाय हो रही है, या फिर उसमें कुछ भी चीज हो रही है,
जो भी चीज हो रही है वो उनकी अपनी। अब मेरे घर में एक अनार का पेड़ है, तो उसमें से जो भी अनार हो रहे हैं वो अनार मेरे हैं, है ना, वो मैं किसी और को नहीं दूंगी, वो मेरे है, मतलब दूंगी भी तो मेरी मर्जी है, पर वो किसके है, वो मेरे है, वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंडिविजुअल रिसोर्स। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये घर मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो क्या हुआ, ये इंडिविजुअल मेरा रिसोर्स हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होता है, जो एक कम्युनिटी ओन करती है। अब विलेज में आपने देखा होगा एक हैंडपंप होता है, ठीक है, वो हैंडपंप किसी एक इंसान का तो नहीं होता ना, पूरा विलेज उसमें जाता है, वहां से पानी लेता है, तो वो क्या हो गया, वो एक कम्युनिटी का ओन रिसोर्स हो गया। मतलब उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं वो वहां जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब आपके स्कूल में, आपका जो स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में आप सब बच्चे रह रहे हो, तो आपके स्कूल में जो जहाँ पानी मिलता होगा वो वाटर फिल्टर होगा, उसमें सब यूज करता है। अब एक इंसान तो करता नहीं ना, कि कोई एक है वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ से तो सिर्फ मैं पानी लूंगा, पानी सब बच्चे ले रहे हैं, तो क्या हो गया, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब आप सब ओन कर रहे हो उसको। इसके बाद क्या हो गया, है वो आपका नहीं, लेकिन हो तो आप उसी स्कूल के ना, तो पानी आप उससे ले सकते हो। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, आप वहां से पानी आराम से ले सकते हो। तो वो क्या हुआ, वो आपकी कम्युनिटी जो है, आपके मतलब आप जो बच्चे हैं उनका रिसोर्स है, वो आप वहां से पानी ले सकते हो। जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, अब आपके एरिया में एक पार्क होगा, अब उस पार्क में आप जाके तो बोलोगे नहीं कि नहीं ये पार्क तो खाली मेरा है, पार्क पूरी कम्युनिटी का है, हर कोई आ सकता है आपके नेबर से। तो क्या हो गया, वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ठीक है, हमारे प्लेग्राउंड्स हो गए, तो ये सब क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स होता है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स पे, तो नेशनल रिसोर्स वो होता है जो नेशन का, एक कंट्री का रिसोर्स होता है। क्या हो गए इसमें, हमने देखा होगा जैसे रोडवेज हो गई, हमारे कैनल्स हो गए, हमारे क्या हो गए, हमारी रेलवे होगी। अब रेलवे जो होती है, अब रेलवे को इंसान ये तो नहीं बोलेगा ना कि नहीं ये रेलवे जहाँ पे हो रही है वो मेरी जमीन है, नहीं, जमीन किसकी है, गवर्नमेंट की जमीन है। जमीन किसकी है, नेशन की जमीन है, उस पर्टिकुलर कंट्री की जमीन है। तो इसमें क्या लिखा है, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर रेलवे बनानी, अगर रेलवे का रास्ता किसी के घर से होते हुए जा रहा है, मान लो राम के घर से होते हुए रेलवे का रास्ता जा रहा है, तो राम का घर जो है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, वो उसको पैसा दे देगी, पर वो उस घर को एक्वायर करेगी क्यों, क्योंकि रास्ता जब उसके एरिया से जा रहा है तो वहां पे रेलवे बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अब क्या आता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंटरनेशनल, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि ओशियंस हो गए, हमारे ओशियंस कहते हैं ना, 7 समुंदर पार करके जाना था, वो 7 समुंदर, इंडिया से अगर हमें लंदन जाना तो 7 समुंदर पार करना है, वो 7 समुंदर किसके, इंडिया के या लंदन के, दोनों के हैं, पूरे नेशन के, पूरे इंटरनेशनल के हैं। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के हैं, वो किसी एक इंसान का नहीं, वो सबका है। तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरनेशनली जो कि इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई इसका गलत यूज ना करे। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without concurrence of international institution। तो यही है कि ओशंस का यूज कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि नहीं ये तो मेरा ओशन है, नहीं, ओशन है इंटरनेशनल का। तो यहाँ पे भी कुछ कंपनी नहीं कहेंगे हम, कुछ इंस्टीट्यूशन कहेंगे, लीगल बॉडीज है वो सेटअप हो रखी जो कि ध्यान देती है कि कोई भी कंट्री इसका मिसयूज ना करे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी रीजन में हमको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये रिसोर्स है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ राजस्थान और हमारा ये गुजरात हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड, मतलब सोलर एनर्जी और विंड आपको ज्यादा दिख जाएगी, विंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट यहाँ पे, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है ये डेवलप नहीं हुई है अच्छे से। ठीक है, मतलब ढंग से अभी ये डेवलप नहीं हुई है, तो क्या हुई है, पोटेंशियल रिसोर्स हुई, वो रिसोर्स जो कि हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हुए हैं अभी। फिर आगे डेवलप रिसोर्सेज वो हो गए जो कि डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल वो है जो रिसोर्सेज तो है लेकिन डेवलप नहीं हुए। डेवलप रिसोर्सेज वो हो गए कि रिसोर्सेज जो कि which are surveyed and their quality and quantity have been determined for the utilization। उनको यूटिलाइजेशन के लिए उनकी क्वालिटी कैसी है, वो क्या मात्रा है, ठीक है, वो सब जो है वो डिसाइड कर लिया गया है ताकि वो डेवलप हो सके। फिर क्या, स्टॉक मटेरियल, कुछ ऐसा भी एनवायरमेंट में जो मतलब विच
have potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these। कुछ अब ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो कि हैं तो मतलब हैं, अब देखो पोटेंशियल तो ये हो गया कि आपके पास रिसोर्स भी, आप पे टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हो, वो हो गया पोटेंशियल। अब एक हो गया कि रिसोर्स है टेक्नोलॉजी और आप उसको डेवलप कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, डेवलप रिसोर्सेज हो गया। अब तीसरा है स्टॉक, आप पे रिसोर्स है लेकिन आप पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है उस रिसोर्स को डेवलप करने की, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टॉक कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मतलब वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिच है, लेकिन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम लोग उसका अच्छे से यूज कर सके, हाइड्रोजन का अच्छे से यूज कर सके। फिर आता है रिजर्व, ये वो स्टॉक होता है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्टॉक में रखते हैं, मतलब हम लोग हम लोग रिजर्व में रख देते हैं कि हम लोग इसको बाद में जो है यूज कर लेंगे, अभी हमको पता नहीं है यूज कैसे होंगी, ठीक है, या फिर हमको पता है लेकिन हमने इसका यूज स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम कर लेंगे। रिजर्व मतलब क्या हो गया, आपको एक चॉकलेट मिली, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको एक चॉकलेट दी, आपने सोचा कि अभी चॉकलेट खाने से अच्छा है मैं खाने के बाद इस चॉकलेट को खाऊंगा, तो क्या करोगे आप, आधी चॉकलेट उस समय खा लोगे, आधी चॉकलेट आप साइड में रख दोगे कहीं छुपा के, आप कहोगे ये तो मैं खाने के बाद खाऊंगा। तो ये वही चीज हो गई कि आपने सोचा कि अभी कोई फायदा नहीं है इसको, मतलब अभी हम लोगों को अभी ये इतना जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, तो हम कुछ समय बाद इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसको डेवलपमेंट हम कुछ समय बाद करेंगे। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिजर्व। एक चीज होगी कि आप डेवलप करना ही नहीं चाह रहे हो, और एक होगी कि आप डेवलप करना चाह रहे हो लेकिन कुछ समय बाद करना चाह रहे हो, तो वो क्या होगी, वो आपकी आ गई रिजर्व में। तो ये हो गए हमारे रिसोर्सेज और उनके टाइप्स। तो अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो इसमें एक चीज दी गई है कि रिसोर्सेज अवेलेबल तो है, लेकिन आज ह्यूमन उन रिसोर्सेज का इस कदर यूज कर रहा है कि इससे कई प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि पेपर हमें चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसके लिए क्या पेड़ों का इतना कटना, मतलब पेड़ कितने आज के टाइम पे कितने पेड़ कट रहे हैं पेपर को लेके, लोग पेड़ तो काट रहे हैं लेकिन लोग ये नहीं कर रहे हैं कि उस पेड़ की जगह कोई प्लांट लगा दें, है ना। अगर आप पेड़ काट रहे हो तो आप उसकी जगह एक पौधा लगाओ, एक छोटा सा पौधा लगाओ, आगे जाके वो पौधा बड़ा होगा, आप ही को आगे एक पेड़ बन के फिर से आपकी मदद करेगा, आपको छाव देगा या आपको पेपर में आपका यूज आएगा। तो ये लोग नहीं कर रहे, लोग बस क्या कर रहे, लोग फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे, लोग बस रिसोर्सेस का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें कि हम लोगों ने इसमें दे रखा है कि हमने सोचा हुआ है कि रिसोर्स, आप सोचते हैं कि पेपर तो है, पेपर तो बस बन जाएगा, अगर हम ये कॉपी खत्म कर देंगे, इसके पेपर वेस्ट कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट नोटबुक जाके ले लेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि एक नोटबुक के लिए कितने पेज जो हैं वो कटे हैं। तो इसीलिए मैं वापस यही बोलूंगी कि कभी पेपर को वेस्ट ना करें। तो इसमें कुछ आपको दे रखे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स ने फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर का खुलेआम यूज किया है और कितने गलत तरीके से यूज किया। तो पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स। आज रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं, कई जगहों में आज देखो हम लोग पानी के टैप्स खुले छोड़ देते हैं, ठीक है, पानी गिर रहा है हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं आज कि वहां पे पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि लोगों को दूर दूर जाके पानी जो है, घर की वेमेन हो गई, इधर मेन, वो लोग बहुत दूर जाते हैं, फिर वहां से वो लोग पानी लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी इतनी हो चुकी है। हम लोग पानी, हमारे पास पानी है तो हम लोग उसका खुला यूज करें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कई कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी की कितनी कमी हो चुकी है। दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। अब हैव एंड हैव नॉट्स क्या हो गए, हैव वो हो गए जिनके पास है रिसोर्स, हैव नॉट्स वो हो गए जिन पे रिसोर्सेज नहीं है, रिच वो हो गए जो अमीर है, जो रिसोर्सेज अगर नहीं है उनके पास तो वो पैसे से खरीद सकते हैं, पुअर वो हो गए जिन पे रिसोर्सेज ना ही उन पे रिसोर्सेज है ना ही पैसा है उन रिसोर्सेज को खरीदने का, ठीक है। तो ये है, तो ये इन दो भागों में सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो चुकी है। इसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल क्राइसिस। आज ग्लोबल वार्मिंग कितना देखने को मिल रहा है, आज हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हम लोग इतना देखते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब वो चीजें हैं जो रिसोर्सेज का जब हम इतना यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से नेचर को जिस तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उससे नेचर भी हमको दे रहा है,
ठीक है, हमको नेचर वापस दे रहा है, क्या दे रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग। वो कह रहा है तुम मेरे को खराब करो, मैं तुमको भी खराब करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ग्लोबल वार्मिंग करूंगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमेशा रिसोर्सेज का जो यूज है, इसमें आपको देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर आज कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से यूज करें कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका आराम से यूज कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, इनका उसको कोई दिक्कत ना हो, या फिर उसके पास ये अवेलेबल ना हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, आज आप पानी का यूज कर रहे हो, आप पानी को फेंक रहे हो, ठीक है, आप पानी के टैप्स खुले छोड़ दे रहे हो, क्या पता आगे फ्यूचर, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पानी ही नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई, आपको इस तरीके से हर चीज का यूज करना है कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको, मतलब उस चीज का फायदा उठा सके, मतलब वो चीज जैसे हमारी, हमसे पहले के जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने चीजों का इस तरीके से यूज किया कि हम तक पहुंचाई वो चीजें, हमें भी इस तरीके से यूज करना है कि हम लोग भी आगे जनरेशन तक पहुंचा सकें। Therefore रिसोर्स प्लानिंग इज एन एसेंशियल, मतलब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत एसेंशियल है। ठीक है, इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, वो मैंने आपको बताया अभी कि क्या होता है। आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बनाया, ये 1992 में बनी थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा जो हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रियो डी जेनेरियो, ये एक जगह है, यहाँ पे मिले थे। और यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट को लेके कई प्रॉब्लम्स जो थी उनके बारे में चर्चा की, और इन्होंने कई एक्ट्स भी बनाए। एजेंडा 21 भी यही है कि ये वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में साइन किया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जो कि ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो अगेन। और इसमें भी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनका एजेंडा था कि हम लोग आगे जो भी करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए करेंगे। तो ये दो चीजें आपके में साइड में दिखा रखी हैं। रियो डी जेनेरियो के बारे में तो आपको भी पढ़ना चाहिए, अर्थ समिट है, आजकल तो बहुत चल रहा है ये। अब हम आते हैं रिसोर्स प्लानिंग में। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे अब हम। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि कहीं पे अगर हम लोग आज वाटर को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी है ही नहीं, है ना। तो हम वही पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग में कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे हमारे यहाँ कितना रिसोर्सेज है ना, हमारे यहाँ बहुत रिसोर्स है, और हम लोग ही रिसोर्स प्लानिंग ना करें तो वो कितना गलत होगा। तो इसमें यही आपकी बुक में ये दिखा रखा है कि इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे खूब रिसोर्स है, कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वही रिसोर्स की किल्लत है। ठीक है, हम वही आगे पढ़ेंगे कि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोल डिपॉजिट, यहाँ पे मिनरल्स जो है ये बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोल डिपॉजिट हो गया, आपका कोल डिपॉजिट क्या हुआ, आपके जो कोयला होता है उनकी खदानें आपको मिल जाएंगी, आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको खूब पानी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या मिलेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दिखेगी आपको। पानी अरुणाचल प्रदेश में नो डाउट बहुत है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज्यादा है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो खूब है, लेकिन वहाँ पानी की कितनी कमी है। जहां अरुणाचल के लोग पानी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, पानी को टैप्स खुले छोड़ रहे हैं, वहां राजस्थान जैसी जगह जहाँ पे सोलर एनर्जी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन राजस्थान में क्या है, पानी की कितनी कमी है वो दिखा रखा है कि अगर पानी की कमी राजस्थान में है तो अरुणाचल में किसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो रिसोर्सेज जो है वो बैलेंस वे में यूज होने चाहिए। इसके बाद क्या है, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज वेरी रिच cultural heritage but it is deficient in water infrastructure and some visual minerals। तो लद्दाख जो है वो एक आइसोलेटेड डेजर्ट है, मतलब एक अलग से डेजर्ट है, वहाँ ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। तो लेकिन वहाँ का क्या है, वहाँ का कल्चरल हेरिटेज जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ वाटर की कमी है, वहाँ मिनरल्स की कमी है। तो वही देखो ना, अरुणाचल हम हैं तो हम सब इंडिया में ही ना। अब अगर एक जगह कमी है, अब क्या होता है, देखो आप एक कॉलोनी में रहते हो, आपके यहाँ अगर पानी नहीं आया है तो आप क्या करते हो, आप दूसरे के घर जाते हो, उनसे बोलते हो कि अरे एक बाल्टी पानी दे दो। तो ऐसे ही होता है ना, अगर आपके स्टेट में कमी है तो आपके स्टेट में जो पानी आप इतना वेस्ट कर रहे हो वो पानी आप दूसरे स्टेट में दे दो। ठीक है, वहां पहुंचा दो उस पानी को। तो यही तो बैलेंस हुआ ना
कि आप जो पानी वेस्ट कर रहे हो आप दूसरे स्टेट में पहुंचा रहे हो उस पानी को, तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसी को कहते हैं कि बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए नेशनल में, स्टेट में, लोकल में, रीजनल लेवल में। एक बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेज शुड बी मेंटेन्ड। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन हो गया कि रिसोर्स क्या है, किस तरीके से यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसका इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया कि वो कितना कितना ज़्यादा है, किस क्वांटिटी में है। ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है सर्वेइंग। ठीक है, सर्वे होता है, मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स होता है, मैपिंग हो गई। ठीक है, जैसे कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस मात्रा में, कितना ज़्यादा है, क्या वो ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और उसका सर्वे मतलब कि कितने लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक प्लान बनता है कि किस तरीके से हम इसको रिसोर्स प्लान, मतलब एक प्लान बनता है कि किस तरीके से इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड है इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। इसके बाद क्या होता है, टेक्नोलॉजी हो गई, फिर स्किल्स भी होगी कि किस तरीके से, स्किल मतलब एक इंसान का दिमाग लगाए, एक इंसान है, एक आर्किटेक्ट है, वो दिमाग लगाएगा, या कोई रिसोर्स प्लानर है वो दिमाग लगाएगा कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, थर्ड है कि ये जो रिसोर्स की हमने प्लानिंग करी है ये क्या हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिलती जुलती है। अगर मिलती जुलती है तो ही ये आगे एग्जीक्यूट होगी, नहीं मिलती जुलती है तो इसमें कुछ चेंजेस करे जाएंगे। इंडिया ने बहुत एफर्ट्स दिखाए रिसोर्स डेवलपमेंट में। कब से, 5 ईयर जो प्लान बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद उसने भी रिसोर्स डेवलपमेंट में अपना बहुत ध्यान लगाया था। द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन वो रीजन डेवलप्ड ही नहीं है। ठीक है, फिर कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है लेकिन वहाँ रिसोर्स नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। द हिस्ट्री ऑफ, मतलब जब ब्रिटिशर्स को जिस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था इंडिया में वो थी कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन थी, वो कॉलोनीज थी जो कि रिच थी रिसोर्सेज से। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर यही दे रखा है आपका कि देर आर मेनी रीजन्स इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन। इकोनॉमिकली वो रीजन जो है वो बहुत पिछड़े हुए हैं, पीछे छूट चुके हैं। वहां पे रिसोर्सेज हैं लेकिन वहां डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हो गया रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली देखो रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए, उनका बहुत जरूरी होता है रिसोर्सेज का होना। लेकिन वो तभी आगे कंट्रीब्यूट कर सकेंगे जब हम पे एक टेक्नोलॉजी होगी उन रिसोर्सेज को आगे हम लोगों तक पहुंचाने की। जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक रिसोर्स डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक पेपर का एग्जांपल दिया, अगर पेपर की हमें ज़रूरत है लेकिन पेपर के लिए अगर टेक्नोलॉजी नहीं, खाली पेड़ से पेपर नहीं बन सकता, बीच में एक टेक्नोलॉजी, एक पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मशीन्स के थ्रू वो पेड़ से वो पेपर बनने का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर हम पे वो प्रोसेस नहीं है, अगर हम पे वो मशीन्स ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस रिसोर्स का, कैसे वो रिसोर्स हम तक पहुंचेगा या कैसे वो रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, और वही आपकी इस बुक में दे रखा है। यहाँ लिखा है कि इन जनरल द रिसोर्स इन जनरल and therefore in India development in general and resource development in particular does not only involve अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ये ही सिर्फ एक मात्र पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये भी है कि टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्वालिटी भी, मतलब वो रिसोर्स काम का है या नहीं, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हम आगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स देखो क्या होता है कि रिसोर्स जो है आर विशल
फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। देखो डेवलपमेंटल एक्टिविटी अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट हमें किसी भी प्रकार की चाहिए, तो उसके लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं। रिसोर्सेज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। पर irrational consumption और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर रिसोर्सेज का इस तरीके से मतलब ओवर यूटिलाइजेशन, हमें जरूरत है खाली एक नोटबुक की, लेकिन हम लोग लेकर बैठे 10 नोटबुक, और उस नोटबुक का क्या करें, बस उनमें या तो पेपर उनका वेस्ट करें या फिर उसको आगे जाके रद्दी में दे देंगे। ठीक है, हम यही काम करेंगे उस नोटबुक का। अगर हमने 10 नोटबुक ले लिया और हमें जरूरत सिर्फ 2 की है, तो वो 10 नोटबुक में से 8 नोटबुक तो बेफालतू ली हमने। हम लोग उसके पेपर या तो फाड़ेंगे या उन्हें इधर उधर फेंक देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज को कम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस हैज बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कुछ लीडर्स का, कुछ लीडर्स ही, एक ही लीडर का दिया है, लेकिन ये जो रिसोर्स जो खराब हो रहे थे, ये हर लीडर्स और जो जितने भी पॉलिटिशियन थे, थिंकर्स थे, इनका एक मेन कंसर्न हमेशा से ही रहा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है गांधी जी का, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। आपकी नीड है 10 नोट, आपकी नीड है 2 नोटबुक की, तो आपकी नीड पूरी है, मतलब आपने 2 नोटबुक ले ली है, आपकी नीड वो पूरी है। लेकिन अगर आप लालची हैं, आप सोचें कि मैं तो 10 नोटबुक ले लूंगा, ठीक है, मैं तो मतलब 10 नोटबुक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 नोटबुक रख लूंगा और एक को मैं 2 रफ कॉपी बना दूंगा और 2 को मैं मेन सब्जेक्ट की बना दूंगा, 2 में मैं ऐसी कुछ ड्राइंग गाने लिखूंगा। तो ये क्या हो गई, ये आपकी ग्रीड हो गई कि आपको जरूरत 2 नोटबुक की, लेकिन आप 4 नोटबुक एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, और कि अभी क्या हो गया था, प्याज जो थे वो बहुत महंगे हो रखे थे। तो प्याज महंगे हुए तो लोगों ने क्या किया कि प्याज था 60-70 रुपए, 60 to 70 रुपीज केजी मिल रहा था, 1 kg फॉर 60 to 70 रुपीज। तो लोगों ने क्या किया, लोगों की नीड थी खाली थोड़े प्याजों की, ठीक है, उनकी नीड होगी शायद 1 से 2 किलो प्याज की। उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने अपने घर में 10-10 किलो प्याज रख दिए। क्यों रख दिए, उन्होंने ये सोचा कि अभी मैं 10 किलो रख देता हूँ, आगे क्या पता और बढ़ जाए तो मेरे काम आ जाएंगे, मतलब मैं उनको रिजर्व में रख दूंगा, मेरे को अभी जरूरत नहीं है उन प्याज की, लेकिन मैंने उन्हें रिजर्व में रख दिया। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके वो प्याज खराब हो जाएंगे। ठीक है, वो प्याज पड़े पड़े, अब प्याज तो एक ऐसी चीज है कि जो एडिबल चीज है, वो एडिबल चीज की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो प्याज जो है वो आगे जाके खराब हो जाएंगे। तो वो खराब हुए तो वो क्या हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। मतलब रिसोर्सेस को आपने यूटिलाइज, आपको खाली 1 किलो का था, लेकिन आप 10 किलो लेके बैठ गए। अब आगे किसी इंसान के लिए भी कम हो गया, जो 10 किलो 10 लोगों में बंटने थे, वो 10 किलो आपने ले लिए, तो उनका उनका रिसोर्स भी आपने ले लिया, और आप क्या कर रहे हो, आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्स का। ठीक है, तो अब हम, तो यही बात गांधी जी ने बोली है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। नीड पूरी है सबकी, लेकिन उनकी ग्रीड, उनका लालच कम नहीं है। अगर 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 हमारे सामने 5 किलो प्याज है और मेरी नीड, अगर मेरे को खाली अपनी नीड के हिसाब से लेना है तो मेरे लिए 5 किलो इज इनफ। लेकिन अगर मैं ग्रीडी हूं ना, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं सोचूंगी मैं 5 के 5 ले लूं, मेरी नीड 1 किलो की है, लेकिन मैं ले लूं 5 के 5 किलो। बहुत ज्यादा ही डिटेल में समझा दिया मैंने। तो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। तो उन्होंने यही बोला कि कुछ सेल्फिश इंडिविजुअल हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, उनका गलत यूज कर रहे हैं। और ये क्या, इसका ये क्या, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स कम हो रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज जो है उनकी कमी देखी जा रही है। तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, तो वो मास प्रोडक्शन जो हो रहा था रिसोर्सेज का, वो उसके खिलाफ थे। वो बोलते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए उस हिसाब से कि कितने लोगों को उस चीज की जरूरत है। अब हम आते हैं लैंड रिसोर्सेज पे। तो वी लिव ऑन अ लैंड, हम लोग एक लैंड में रह रहे हैं, ठीक है, हम पानी में नहीं रह रहे हैं, हम लोग लैंड में रह रहे हैं। हम ना ही हवा में रह रहे हैं, ना ही पानी में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं लैंड में। तो लैंड जो है कि इट इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट।
इम्पोर्टेंस। क्यों है ये एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस? क्योंकि इस लैंड में हम भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन भी, रोडवेज इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लैंड की जरूरत है, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो एक टावर से दूसरे टावर तक जुड़ा है वो भी लैंड में ही जुड़ा है। तो ये क्या है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। आपके में एक पाई चार्ट दिया है, उसमें देखो 43% ऑफ लैंड जो है वो प्लेन है हमारे यहाँ इंडिया में, 30% माउंटेन है, और 27% जो है वो प्लेटियस है। प्लेटियस मतलब जो नीदर प्लेन नॉर माउंटेन, मतलब जो ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। माउंटेन तो बिल्कुल खाबड़ हो गए, पर प्लेन हो गया बिल्कुल अच्छा एरिया, और प्लेटियस हो गया जो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट magnitude, therefore it is important to use the available land for various purpose with careful planning। अब मैं इसमें बताती हूँ various purpose कैसे हो गया। अब एक लैंड है, ठीक है, आप उस लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, आप उस लैंड में कुछ चीजें उगा रहे हो, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर लैंड में 2 चीजें उगा दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका मल्टीपर्पज यूज कर रहे हो आप लैंड का। फिर हमारी जो रोड्स हो गई, रोड्स में हम लोग देखते हैं कि रोड्स में, एक रोड में हाईवे जो है, हाईवे में व्हीकल्स भी चल रही हैं, ठीक है, आपके हाईवे में कम्युनिकेशन टावर्स भी लगे हुए हैं, है ना, जो आप फोन कर रहे हो तो उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए होता है वो भी लैंड पे लगा हुआ है। फिर उसी लैंड में क्या हो रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, आपके जानवर भी उस लैंड में, जो डॉग्स और कैट्स आप देखते होगे रोड में, उसी लैंड में घूम रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टीपर्पज यूज हो गया। कैसे? केयरफुल प्लानिंग से। इंडिया हैज लैंड, अब इसमें डाटा दिया हुआ है कि इंडिया हैज लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन्स, प्लेटियस, प्लेन्स एंड आइलैंड, ठीक है, आइलैंड हो गया जो पानी के बीच में होता है। तो 43% ऑफ लैंड जो एरिया है वो हमारा प्लेन है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फैसिलिटी में हमारे को हेल्प करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, अगर आपको कोई क्रॉप उगानी है तो वो आप एक प्लेन एरिया में ही उगा सकते हो, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आप प्लेन एरिया में ही सेटअप कर सकते हो। माउंटेन्स 30% हो गया, वहां पे क्या होता है, फ्लो ऑफ रिवर, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब माउंटेन्स में क्या होता है, लोग यूजुअली जाते हैं, लोग वहां पे नज़ारा देखना पसंद करते हैं, तो वो टूरिज्म के लिए यूज होता है। आपकी रिवर्स जो होती है, आप देखते होंगे झरने माउंटेन से ही आते हैं, तो वो एक जगह दे देता है उन पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने का। फिर क्या हो गया, 27% एरिया जो है वो प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे रिवर, रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फॉइल, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें जो होती है इन्हीं जगहों में पाई जाती हैं। अब लैंड यूटिलाइजेशन में देखें तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। पहला होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर द मेन थिंग, ठीक है, फॉरेस्ट आपको याद रखना है, फॉरेस्ट जितना इंडिया में है या फिर कहीं भी है उतना लैंड में कुछ नहीं है जितना फॉरेस्ट है। तो पहला फॉरेस्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब लैंड, कुछ लैंड ऐसे भी होता है जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है, कुछ तो होता है जो कल्टीवेशन के लिए होता है, कुछ ऐसा होता है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैरन या फिर वेस्ट लैंड, मतलब वहां कुछ नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैसिलिटी एक्सेट्रा। लेकिन हम उस लैंड में क्या कर सकते हैं, हम उस लैंड में बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जिनको कहते हैं परमानेंट पेस्चर और गेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूड इन नेट सोन एरिया, या कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है। वेस्ट लैंड वो होता है जो 5 ईयर्स से ज्यादा जिसमें कुछ नहीं उगता है, फिर वो लैंड खराब हो जाता है। फिर हो गया फैलो लैंड्स, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। पहला होता है करेंट फैलो, मतलब अभी जस्ट अभी ये फैलो लैंड बना है, 1 साल ही हुआ है, हमने इसमें कुछ नहीं उगाया है। दूसरा हो गया अदर देन करेंट फैलो, वो लैंड जो कि 1 से 5 साल तक नहीं, उसमें कुछ नहीं उगाया होता है। फिर होता है नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब वो एरिया जिसमें सिर्फ साल में एक बार कोई क्रॉप उगती है। कुछ क्रॉप्स देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो साल में सिर्फ एक, अब जैसे गाजर है, गाजर सिर्फ सर्दियों में दिखेगा, तो वो क्या हो गया, वो साल में सिर्फ एक बार उसमें कुछ उगता है, ठीक है। फिर हो गया लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, आपका क्लाइमेट, आपकी सॉइल कैसी, ये भी डिसाइड करता है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज कि उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, और कल्चरली और ट्रेडिशनली वो लैंड एक्सेप्टेबल है या नहीं है।
टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर इंडिया में देखा जाए तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. Land use data, however, it is available only 93% of total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. ठीक है. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. देखो इंडिया में देखा जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है, लेकिन सिर्फ 93% लैंड जो है वो यूज में आ रहा है. ठीक है, वो सिर्फ उतना लैंड यूज में आ रहा है क्योंकि बाकी लैंड जो है वो या तो सर्वे ही नहीं किए गए हैं. ठीक है, या फिर वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं हुआ गया है. द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it. ठीक है, तो लैंड परमानेंट पेस्चर क्या होगी, जैसे हमारी होगी गाय. अब गाय को क्या चाहिए, गाय को घास चाहिए. घास के लिए अगर लैंड ही नहीं होगा तो हमारी गाय क्या खाएगी, ये इसमें पूछा गया है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर, या तो पुअर क्वालिटी के लैंड है या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस लैंड की बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हेंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस in about 2 or 3 years, and if are included in the net zone area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of total reporting area. मतलब ये लैंड जो है ये या तो बहुत एक्सपेंसिव है कि फार्मर जो है 3 साल में एक बार ही इसमें कुछ उगा सकता है, या फिर बिल्कुल फर्टाइल नहीं है. ठीक है, द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. लेकिन ये जो नेट जोन एरिया अभी ऊपर देखा ना आपने कि NSA इन इंडिया कम टू 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया. ठीक है, जहाँ पे जो नेट जोन एरिया है वो 54% हो चुका है, लेकिन ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. जैसे इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अभी आपको रिपोर्ट्स दे रखी है कि मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान में नेट जोन एरिया 10% से भी कम है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में 80% से भी ज्यादा है. इट इज 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा. अब हो गया फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. लेकिन आज फॉरेस्ट एरिया जो है वो कट के, मैंने आपको कहा ना फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा था पहले, लेकिन अब कट के वो 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया हो चुका है, लोअर हो चुका है उससे भी, as it was outlined by National Forest Policy 1952 में. It was considered essential for maintenance of ecological balance. The livelihood of millions of people who live in the fringe of these forests depends upon it. अब देखो ऐसे कई लोग हैं जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम फॉरेस्ट को इतना काट रहे हैं कि वो आज 33, जो 1952 में जितना था आज वो 33% से भी कम हो चुका है. A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. एक लैंड जो होता है अगर वो यूज नहीं कर रहे तो वो वेस्ट लैंड हो गया, फिर उसको क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. जो लैंड यूज में नहीं होता है लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, या तो उसमें फिर रेलवेज बन जाती है या इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं. ठीक है, तो लोग उस जमीन को बेच देते हैं. कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. कुछ लोग क्या करते हैं, लैंड में बस उगाई रहे, लेकिन उसको मतलब अगर आप स्कूटी भी, अगर आप साइकिल भी चला रहे हो तो एक बार को उसको भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है ना. सर्विस की जरूरत हर चीज को पड़ती है. हमारा मोबाइल भी चल के एक समय ऐसा होता है जब हमें उसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते अपने लैंड को, उसको सर्विस नहीं देते या उसको मैनेज नहीं करते. इससे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है. दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट. ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी में और एनवायरमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो क्यों हो रहा है, देखो पहली चीज तो आपकी बुक में यही दी है कि वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट. हमने पास्ट जनरेशन के साथ अपना लैंड शेयर किया. पास्ट जनरेशन हो गए हमारे पेरेंट्स, उनके साथ हमने अपना लैंड शेयर किया, और हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुई, जो पास्ट जनरेशन ने हमें जो मिनरल्स और हमें जो रिसोर्सेज दिए हमें वो आगे भी फॉरवर्ड करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये कहाँ डिपेंड करता है, ये लैंड पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है लैंड पे। ठीक है, अब आप कहेंगे क्लोथिंग कैसे लैंड पे डिपेंड करती है, तो अगर लैंड नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो आपका क्लोथ कैसे आएगा, लैंड नहीं होगा तो कॉटन नहीं होगी, कॉटन नहीं होगा तो क्लोथ कैसे बनेंगे। ठीक है, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरगेजिंग, माइनिंग, इन सबसे लैंड जो है खराब हो चुका है। देखो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, आप एक पेड़ काटोगे फिर आप नया पेड़ अगर नहीं उगाओगे तो वो क्या हुआ, वो खराब हो गया, वो जगह खराब कर रहे हो आप, है ना। आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में हैवी हैवी मशीन्स जो होती है वो यूज की जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, तो वो भी क्या हुआ, एक लैंड डिग्रेडेशन का वन ऑफ दी फैक्टर्स हो गया। ठीक है, तो या फिर अगर आप कहीं पे खूब एग्रीकल्चर कर रहे हो, मैंने अभी बताया ना कि एक जगह पे आप क्रॉप्स ही क्रॉप्स उगा रहे हो, लेकिन वहां पे आप उसको उन क्रॉप्स को, उस लैंड को मैनेज नहीं कर रहे हो, या उस लैंड को वो चीज नहीं दे रहे हो जिसकी उसको जरूरत है, मिनरल्स नहीं दे रहे हो, तो वो लैंड क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो अब इसमें कुछ आपको स्टेट्स बता रखे जहाँ क्यों लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो पहले क्या है कि ओवर बर्ड इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ये एक रीजन है कि लैंड वार डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुआ है। फिर स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन क्या हुआ, एक ना एक बार आप मतलब हर साल आप कंटिन्यूसली क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन का रीजन हो गया। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infertilization of water into the soil after it settle down on the land. ठीक है, तो ये भी कुछ रीजंस है। देखो कुछ रीजंस क्या, बहुत रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन के, वही आपको यहाँ दिखा रखे। इन रीसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ्लुएट्स एज वेस्ट हैव बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वाटर पॉल्यूट होगा तो वो लैंड में जाएगा, उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा। देर आर मेनी वेज टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन। पहला हो गया एफॉरेस्टेशन, मैंने कहा अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तुरंत वहां एक पेड़ लगा दो, एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑन ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, आप बार बार क्रॉप सो कर रहे हो वो मत करो। ठीक है, वहां पे मिनरल्स डालो, सर्विस दो, उस पर्टिकुलर जगह को मेंटेन करो। तो ये क्या है, ये कुछ वेज है जिनसे आप लैंड कंजर्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा कि हाउ यू कैन कंजर्व द लैंड। तो याद रखना ये प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज में कंट्रोल हो थोड़ा। ठीक है, हैवी मशीनरीज जब चलती है ना तो वो लैंड को खराब करती है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है वो सीधा लैंड में ना जाए। ठीक है, वो भी एक जगह हो डिस्पोज करने की। और बस ये कुछ कंजर्वेटिव पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने लैंड को जो है कंजर्व कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल भी एक तरह का रिसोर्स है। क्यों है रिसोर्स, क्योंकि सॉइल जो है वो जैसे हम लोगों को अगर हमें प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, तो हमें सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो सॉइल ही पकड़ती है। और सॉइल की वजह से ही प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो होता है ना। हम कहते हैं ना कि अगर अच्छी खाद है या अच्छी सॉइल है तो प्लांट जल्दी ग्रो होता है, अच्छा ग्रो होता है। सॉइल अगर खराब है, उसमें पत्थर ही पत्थर है, तो वो नहीं होता है। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उसमें बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे हमारे अर्थवॉर्म्स हो गए, ऐसे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे सॉइल में डिपेंड करते हैं। तो सॉइल इज द मोस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये एक बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये। तो ये इट इज़ मैंने जैसे बताया, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ।
ठीक है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, ये एक लिविंग सिस्टम है। क्यों है लिविंग सिस्टम? क्योंकि सॉइल जो है, जब आप प्लांट लगाते हो तो जड़ों को, जब जड़ें सॉइल को पकड़ती हैं तो वो एक मूवमेंट करती है। ठीक है, हम अगर प्लांट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो हम उसी वे में सॉइल को भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल, जब जड़ें जब सॉइल को पकड़ती है तो सॉइल उन्हें नरिश करती है। ठीक है, एक प्लांट्स को वाटर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, पता है ना आपको। तो सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। सॉइल जो है उसको सालों लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उन्हें फॉर्म होने में। Relief, parent rock or bedrock, climate change, vegetation and other form of life and time are important factors in the formation of soil. अब इसमें आप कहेंगे कि bedrock क्या होता है या parent rock? parent rock, bedrock होते हैं जैसे ये जो rocks होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जब ये पत्थरों को तोड़ा जाता है तो वो जो तोड़ने के, इसको क्यों कहते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म होते हैं, लगते हैं इसे फॉर्म होने में? क्योंकि जब पत्थर टूटता है फिर वो सॉइल जितना बिल्कुल, जब वो पतला बुरबुरा सा हो जाता है तब जाके वो पत्थर सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. हर चीज सॉइल की, इसमें आपको यही देखना है कि सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें मदद करती हैं। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material. तो soil जो है वो जो भी chemical changes होते हैं या soil में, वो equally important है। ठीक है, क्या है? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो भी होते हैं सॉइल में वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सॉइल में जैसे अगर किसी को अपने घर में कोई चीज उगानी है तो वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, वो है केमिकल। और कुछ चीज होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया आपका जैसे आपके अर्थवॉर्म्स हो गए। ठीक है, एनीथिंग लिविंग और डेड विच कैन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या हो गया? आपके आ गया जैसे आपका अर्थवॉर्म्स आ गई, जितने भी केंचुए वगैरह होते हैं जो सॉइल में चलते हैं, इन सबको कहेंगे हम ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया आपके ये बेड रॉक्स, ठीक है, ये पेरेंट रॉक्स, ये हो गए इनऑर्गेनिक। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन, उसकी कलर, उसकी थिकनेस को लेके, वो क्या क्वालिटी है उसकी, इन सबको लेके सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे हम कि इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट realms and vegetation types. These have contributed in development of various type of soil. क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह की आपको फीचर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ लैंडफॉर्म अलग तरह का मिल जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा कि जम्मू कश्मीर में अलग इन्वायरमेंट है, तो हमारा लद्दाख में अलग है, या हमारा राजस्थान में अलग है। तो इस हिसाब से सॉइल जो है वो अलग अलग तरह में डिवाइड हो गई है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये सॉइल्स हैं और कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो हम पढ़ेंगे अब एलुवियल सॉइल के बारे में कि एलुवियल सॉइल क्या होती है। सबसे पहले तो वाइडली स्प्रेड है, आपको मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ज़्यादा मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी मिल जाएगी आपको ये राजस्थान में भी मिल जाएगी, गुजरात में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ रिवर्स भी दे रखी हैं आपके इसमें कि हिमालयन रिवर जैसे कि इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ भी आपको मिल जाएंगी। और डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी में भी आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। तो ये तो हो गया कि आपका मैप। ठीक है, मैप में यही सब आएंगे कि एलुवियल सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलती है। तो आपको ये सब याद रखना कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, राजस्थान गुजरात हो गया। ठीक है, हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, इन हर जगह में मिल जाएगी। फिर एलुवियल सॉइल जो है वो कंसिस्ट ऑफ सैंड, ठीक है, फिर क्या हो गया, सिल्ट एंड क्ले, इन तीनों से बनी होती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एज वी मूव, अगर हम इनलैंड टूवर्ड्स, अगर हम मतलब रिवर वैलीज जो है अगर उनके इनलैंड एरिया में जाए, मतलब अंदर के एरिया में जाए, तो सॉइल पार्टिकल्स जो है वहाँ पे थोड़े बहुत बिगर हैं साइज में। ठीक है, और अगर हम अपर एरिया में जाए तो वहाँ पे कैसे रफ हैं। ठीक है, तो सच सॉइल, कोरस मतलब होता है रफ। Such soils are more common in
पाइडमोंट प्लेन्स सचेस, मतलब ऐसी जो सॉइल है जो रफ होती है और थोड़े बिगर रॉक्स हैं, तो ये कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती, प्लेन्स में पाई जाती है। एक तो है डुआर्स, कॉस और तेरई, इन प्लेन्स में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम देयर साइज, ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल जो है वो डिस्क्राइब करी जाती है उसकी एज के बेसिस पे भी। तो अगर पुरानी सॉइल है तो ओल्ड एलुवियल हो गया, ठीक है, उसको खादर, उसको भांगर कहते हैं, ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं भांगर। और अगर नई है, नई नई एलुवियल बनी है तो उसको बोलते हैं खादर। तो जो भांगर सॉइल है ना वो बेसिकली उसमें कंकड़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उसमें बहुत कंकड़ मिलेंगे। वेरएस जो खादर है उसमें इतना कंकड़ नहीं मिलेगा, वो आपको अच्छी फर्टाइल मिलेगी। एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश। अब ये कुछ वो हो गया आपकी कि इसमें पोटैश मिलता है, आपको फॉस्फोरिक मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, लाइम मिल जाएगा। और ये शुगर केन के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, पेडी के ग्रो के लिए बहुत अच्छी है, वीट के ग्रो के लिए बहुत अच्छी है, अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। ड्यू टू, क्योंकि ये हाई फर्टिलिटी है इसमें, इसीलिए रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। क्योंकि देखो अगर कोई सॉइल अच्छी है, ठीक है, बहुत फर्टाइल है, तो ऑफकोर्स उस एरिया में खेती भी ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी तो वहां लोग भी आपको ज्यादा मिलेंगे। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. अगर किसी एरिया में, ड्राई एरिया में सॉइल है तो वहां पे भी वो अच्छी बन सकती है। कैसे? प्रॉपर इरिगेशन से बन सकती है वो अच्छी, आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर इरिगेशन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा ये नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें ज्यादा मिलेगी, पुरानी है तो भांगर, नहीं है तो खादर। भांगर में रॉक्स होते हैं, मतलब कंकड़ हो गए आपके। खादर जो होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। ओवरऑल एलुवियल सॉइल फर्टाइल ही होती है, ठीक है। शुगर ग्रेन, पेडी और क्या बोला था मैंने, वीट इन और अदर सीरियल एंड पल्सेस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमने पढ़ा एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। तो डेफिनेटली ब्लैक सॉइल जो वो ब्लैक इन कलर होती है, ठीक है, और ये होती है आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसीलिए इसे ना कॉटन ब्लैक सॉइल भी ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil. तो इसमें climate condition और parent rock जो है, these are the important factors to form black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। तो ये डिक्कन प्लेट्यू जो है वहां पे ज्यादातर हमको पाई जाएगी, वहीं पे स्प्रेड है मिलेगी। और ये लावा फ्लो से बनती है, ठीक है। लावा क्या हुआ? वॉल्केनो से जो लावा आता है, इरप्ट होता है, उससे बनती है ये। दे कवर द प्लेट्यू, ये महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको, ये आपको सौराष्ट्र में मिल जाएगी, मलवा में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली में आपको ये मिल जाएगी। ये बेसिकली आपके मैप के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैप में जरूर आएंगे। आपका नीचे मैप भी दे रखा है, आप एक बार मैप भी देख लेना। फिर है द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत फाइन क्लेई मटेरियल से बनी होती है। क्ले आपको पता है ना कितना सॉफ्ट होता है। फिर है दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये मॉइस्चर बहुत अच्छे से होल्ड करती है, ठीक है, मॉइस्चर ये पकड़ के रखती है। मॉइस्चर मतलब क्या होगी? गीला गीला सा। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन। ये सॉइल न्यूट्रिशन में रिच है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ठीक है। फिर दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम है इसमें। दे डेवलप डीप। अगर हॉट वेदर है तो डीप क्रैक्स डेवलप कर देगी, जैसे ऊपर फिगर नंबर एक सेकेंड ना, फिगर नंबर 1.7 में आप देख सकते हैं डीप क्रैक जो है डेवलप किए हुए। और दीज सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। प्री मानसून पीरियड या फर्स्ट अगर शावर मतलब रेन, अगर शुरू की जो बारिश है उसमें इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी हमने जो दोनों पढ़ा उसमें हमने रीजन्स भी पढ़े, ठीक है, हमने थोड़ी वैलीज भी पढ़ी। तो ये ना डिफ्रेंसिएशन में भी आ सकता है आपको कि ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के बीच में डिफरेंस बताओ। जैसे इसमें हम लोगों ने कुछ केमिकल कंटेंट्स भी देखे दोनों में, ठीक है। हमने और क्या देखा कि जो हमारी एलुवियल सॉइल है ये फॉस्फोरिक एसिड जो है इसमें भरा हुआ है, लेकिन ब्लैक सॉइल में वो नहीं है, उसका कंटेंट कम है फॉस्फोरिक का। तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है जो आ सकते हैं।
तो इन दोनों के ही नहीं, बाकियों के भी, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। फिर हम आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। तो रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं, उनसे बनी होती है, जहाँ पे ये कहाँ होते हैं, जहाँ लो रेनफॉल होती है। जैसे हमारा ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ रेनफॉल कम होती है वहां आपको ये सॉइल मिल जाएगी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब याद रखना डेक्कन प्लेटू यहाँ भी और ब्लैक में भी है, दोनों में है। Yellow and red soil are also found in parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of Western Ghats, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डी सॉइल डेवलप और रेडिश, ये रेडिश कलर में होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक, क्योंकि इनमें आयरन होता है, इसमें मेटाफोरिक रॉक होता है, इसीलिए रेड इन कलर होती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म, लेकिन जब ये हाइड्रेट फॉर्म में ऑकर होती है, आती है, तो ये थोड़ी आपको येलो दिखने लग जाती है। अब हम पढ़ते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट सॉइल जो है, ये नाम जो है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका लेटर, और लेटर को क्या बोलते हैं, ब्रिक, ठीक है। तो ये डिराइव्ड किया है लैटिन वर्ड लेटर में से, विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों में होती है। वेट ऑल्टरनेट, मतलब वेट सीजन में भी हो जाती है, ड्राई सीजन में भी हो जाती है, ठीक है। इट इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ठीक है। इन एसिडिक, एसिडिक क्या हुआ, एसिडिक हो गया पीएच वैल्यू 6.0 से, जो है पीएच वैल्यू कम होती है 6.0 से। Generally deficient in plant nutrition and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some part of West Bengal, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये तो आपके मैप का हो गया कि यहाँ यहाँ पाई जाती है। वेयर दी सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन, वहाँ उस एरिया में डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये ह्यूमस रिच होती है, लेकिन अंडर जब ये वेजिटेशन या फिर सेमी एरिड इन्वायरमेंट में होती है तो ये ह्यूमस पुअर हो जाती है, तब ह्यूमस रिच नहीं रहती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। इसमें ये मतलब इरोजन और डिग्रेडेशन के आदी हो चुके हैं, ठीक है, मतलब आदी हो चुके, मतलब यूज टू हो चुके हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स कुछ अडॉप्ट की होगी इन्होंने, कर्नाटका के लोगों ने। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में अब ये सॉइल जो है ना, ये टी और कॉफी ग्रो करने के लिए बहुत यूज की जाती है, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशूनट। तो रेड लेटराइट जो सॉइल है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ज़्यादा सुटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कैशूनट। अब हम आते हैं एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल जो होती है वो रेड टू ब्राउन इन कलर होती है। ये आपको दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी मतलब बिल्कुल जो ऐसे हाथ से रेत फिसल जाती है ना, तो सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, सलाइन मतलब हो गया नमक, मतलब हल्का सा नमकीन होगी। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, कहीं पे सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई हो जाता है, कहीं पे ये and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and soil lacks humus and moisture, ठीक है। क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से कई बार ह्यूमस जो है वो लैक करती है, मॉइस्चर जो है वो लैक करती है सॉइल। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, जो नीचे के मतलब नीचे जो लोअर हॉरिजन है, ये कंकर, नीचे का जो तरफ का हिस्सा है वो कंकर, उसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि बिकॉज इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन दी बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि नीचे कंकर होता है तो वाटर का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेट एंड हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान देखो आप जाओगे ना, आपको वहाँ रेत ही रेत मिलेगी, तो वो यही होगी, वो एरिड सॉइल ही होती है। फिर हो गया आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल है तो वो हिली एरियाज में ही होगी सबसे पहली चीज़, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में होगी, जहाँ रेन और रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है, जहाँ रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, जो मतलब बरसात में पूरे कितने भी गीले हो जाए उसके बाद भी वहाँ पेड़ उग रहे हैं, तो वो रेन फॉरेस्ट है।
द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। ये माउंटेन एनवायरमेंट को कहीं पे बहुत गर्म होता है माउंटेन्स में, तो कहीं पे बहुत ही ठंडा होता है, तो ये उस अपने एरिया के हिसाब से होती है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। वैली साइड में ये लूम मतलब ठीक है, मतलब ठीक है ना, जैसे सॉइल होती है वैसी है, लेकिन कहीं पे रफ बहुत है, रफ और पत्थर है, कहीं पे अपर स्लोप्स में थोड़ी पथरीली है। In the snow-covered areas of Himalaya, these soil experience denudation and are acidic with low humus content। ठीक है, अगर स्नो एरियाज में ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है और एसिडिक है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो ये सॉइल जो है ये ज़्यादातर लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में पाई जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस। अब हम आते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, विच इज आवर लास्ट टॉपिक फाइनली। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब डेनुडेशन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, डेन्यूडेशन क्या होगा, डेन्यूडेशन ये होगा कि जैसे सॉइल का जो मैंने कहा था टॉप लेयर है जो सॉइल, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब वो टॉप लेयर किसी बारिश की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, इन सभी वजह से खराब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, उसको कहते हैं डेनुडेशन। तो द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर, कवर मतलब ऊपर का हिस्सा, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, वॉशिंग डाउन जब टूट गई है, बिखर गई है, तो पानी आएगा और वो बह जाएगी, इसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन go on simultaneously and generally there is a balance between the two। ये साथ में चलते हैं और इनके बीच में एक बैलेंस है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन ये बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, इन वजह से। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इन सभी वजह से जब सॉइल की ऊपर की लेयर खराब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, वेदर मैन नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज अगर खराब हो रही है ऊपर की सतह, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। The running water cuts through the clay soil and makes deep channel as gullies। तो क्या होता है, soil आपने देखा होगा कई जगह आपको दिखता होगा, वो बीच में से पानी ऐसे नीचे बह रहा है, तो वो क्या हो गया, वो होती है गलीज की सॉइल बिखर गई है, अब उसको वो रनिंग वाटर जो है बीच में से बहने लग गया। तो लैंड अनफिट हो गया कल्टीवेशन के लिए, और इसको क्या बोलेंगे, जो लैंड अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बैड लैंड, खराब लैंड है वो। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। लेकिन चंबल बेसिस में इन लैंड्स को रेवाइन कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कई बार तो पानी ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे बह रहा है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो जब वो पानी एज अ शीट, मतलब एक तो गलीज हो गया कि सॉइल के बीच में से बह रहा है, एक हो गया कि अगर ये सॉइल है तो इसके बिल्कुल ऊपर से नीचे बह रहा है पानी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि वो सॉइल को लेके चला गया, वॉश्ड अवे। ठीक है, गली इरोजन का आपको एक एग्जांपल दिख रहा है फिगर 1.11 में। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। जब ऊपर से नीचे बहने लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। गली मतलब एक जगह बना देता है अपने लिए, शीट होता है बिल्कुल ऊपर से नीचे बह रहा है पूरी सॉइल को लेके। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और ऐसे ही अगर हवा, अभी तो पानी ले गया, अब अगर हवा लेके जा रही है तो वो क्या होगी, वो होगी विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कई बार ये सॉइल इरोजन डिफेक्टिव, खराब मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होता है। जैसे अगर फार्मर्स लगातार लैंड में कुछ उगा रहे लेकिन सॉइल को फर्टाइल होने का टाइम नहीं दे रहे, तो वो खराब है। अगर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो भी वो लैंड को खराब कर रहे हैं। तो प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स और क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। लगातार, एक तो प्लगिंग डाउन मतलब रॉन्ग वे में आप कुछ चीज निकाल रहे हो या फिर ज्यादा तेज पानी की बहाव दे रहे हो तो भी सॉइल इरोजन होता है। अब क्या है कि प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन decelerate the flow of water down the slope। this is called counter plugging। कई बार प्लगिंग along the counter lines अगर आप प्लग कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि वाटर फ्लो ऑफ वाटर जो है वो खराब हो जाता है, तो इससे भी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग।
स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, तो इसीलिए कई जगह ना टेरेस फार्मिंग भी होने लग गई है अब। टेरेस फार्मिंग क्या है, जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती है ऐसी फार्मिंग होती है, ठीक है, एक ये हो गया, फिर दूसरा उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर ऐसे करके। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। हिमालयस में तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, हमारे उत्तराखंड में भी आपको कहीं मिल जाएगी, हर जगह। मतलब ये अगर ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, मतलब ये पहाड़ है अगर, तो ये एक एक ऐसे होगी, फिर एक, जैसे ये एक ऐसे होगी, फिर उसके आगे एक होगी, उसके आगे एक होगी, तो क्या होता है, वो टेरेस फार्मिंग कही जाती है। Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up to the force of wind. This method is called strip cropping. अब एक strip cropping भी हो गई है कि बीच में आप एक लाइन, मतलब strip cropping क्या हुआ, सीधी तौर पे आपने क्या किया, strips of grass are left to grow between the, मतलब ये आपकी यहाँ पे भी क्रॉप है, यहाँ पे भी क्रॉप है, बीच में आपने यहाँ पे एक ऐसे वो होता है ना, मिट्टी के हम पहाड़ बनाते थे, ऐसे पहाड़ बना दिए खूब सारे मिट्टी के दोनों तरफ, और बीच में अपनी कुछ प्लांट्स लगा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। कई बार लोग क्या करते हैं, वो जो बीच में मैंने आपको बोला ना, इधर थोड़े छोटे छोटे डल्ले लगा दी, इधर मिट्टी के डल्ले लगा दी, बीच का जो एरिया बचा है उसमें लोग क्या करते हैं, कई बार पेड़ लगा देते हैं कि हम लोग फार्मिंग करें तो हमें छाया मिल जाए, है ना, बीच में पेड़ लगा दिया उन्होंने क्रॉप्स के। रोज ऑफ सच ट्रीज आर, मतलब इनकी पूरी एक रो को भी क्या बोलेंगे, स्ट्रिप फार्मिंग बोलेंगे। जैसे आप लोग बैठते हो ना बेंच में, तो एक तरफ एक बेंच होती है, दूसरी तरफ दूसरे लोग बच्चे होते हैं, बीच में आप लोग क्या करते हैं, अपने बैग सबके लाइन से ऐसे लगे हुए होते हैं बैग, ठीक है, तो वहां पे उस एरिया के बीच में, मतलब आपका बैग हो गया वो मिट्टी के डल्ले, और उनके बीच का जो एरिया है उधर लगा दिया किसी ने पेड़, तो उस पेड़ से आपको भी छाया मिल रही है, आपके बगल वाले को भी छाया मिल रही है, तो बस वही चीज होगी। These shelter belts have contributed significantly to stabilize of dunes and in stabilizing the डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो इनकी वजह से, इन शेल्टर बेल्ट्स की वजह से क्या हो गया है कि ये अब सैंड ड्यून्स क्या हो गए, रेत के जो ये आते हैं ना, हवाएं आती है रेत की, या रेत खूब उड़ते हुए आती है, तो आंधी आ गई रेत की, तो इसको स्टेबल कर दिया है इन वेस्टर्न इंडिया में। तो ये हमारा चैप्टर हुआ पूरा पूरा रिसोर्स के बारे में। हमने रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ पढ़ा कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, क्यों ज़रूरत है, अगर हमें रिसोर्स चाहिए तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया।